स्टार्ट हुआ है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आज की ये जो वीडियो क्लास है ये क्लास 12th के लिए डेडिकेटेड है और इसमें हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 एक बहुत ही चैलेंजिंग चैप्टर है हर टीचर के लिए, क्योंकि पढ़ाना एक बात होती है और टीचरों को माने बच्चों को समझाना एक दूसरा एस्पेक्ट है। तो इट इज वन ऑफ द चैलेंजिंग चैप्टर ऑफ द क्लास 12। ये लेक्चर आपको तब समझ में आएगा जब इसे आप 2 बार 3 बार अच्छे से वॉच कर लें। 11th की एक प्री कंडीशन है कि 11th में आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा हुआ होना चाहिए और थोड़ी बहुत जानकारी आप कैरी कर रहे हो तो ठीक है। मैं आपको बेसिकली आपको 11th क्लास की कुछ बेसिक चीजें भी बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद 12th क्लास की जो कॉन्सेप्ट्स है वो शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि चैप्टर 2 फिर इस पर बेस्ड है। तो चैप्टर 2 को भी समझने के लिए चैप्टर 1 का समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ओवरऑल कही जाए एक बार कि चैप्टर 1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। कॉन्सेप्चुअल है, लैंग्वेज पर है, प्रेजेंटेशन पर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक अच्छी कंटेंट दे रहा हूं आपको। आप इसे 2 से 3 बार वॉच करोगे तो आपको इसकी जो मेरिट है वो आपको समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूं आप पूरी क्लास में पूरे लास्ट तक बने रहेंगे और इस कंटेंट को जो डिलीवर किया गया है आप उसी तरह से पूरी तरह से रिटेन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, आपको बने रहिए मेरे साथ। आइए क्लास शुरू करते हैं। वेलकम बैक। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है 11th क्लास के क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा कि क्लास 11 में हमने रिलेशन जाना था, सेट्स पढ़े हमने और रिलेशन पढ़ा। रिलेशन जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, रिलेशन चैप्टर 2, तो हमने देखा कि हमें शुरू करनी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको, अगर आपने 11th में, अक्सर बच्चे जो है 11th क्लास में कमजोर होते हैं, इसमें कच्चे होते हैं, है ना, तो मैं आपकी वो कमजोरी दूर कर देता हूँ। 11th क्लास की पूरी बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, जो यहाँ इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, ब्रीफली बता दूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक सेट है हमारे पास 1,2 एंड B इज ए सेट 3,4। सपोज वी हैव, देन A क्रॉस B को हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से कहना सीखा। ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है x, y, जहां x जो है A से होगा और y जो है वो B से होता है। तो x जो है A से होगा, y जो B से होगा। खैर ये बात सही है कि आप पूरी तरह से भूल चुके होंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। 11th क्लास की सारी चीजें अच्छी तरह से भूल गए होंगे। सो कोई चिंता नहीं, मैं हूं आपके साथ आपको समझाने के लिए। इस चैप्टर को हम आज बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं, ठीक है बेटे। तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट A को B से आप मल्टीप्लाई इस तरह से करोगे। जो इसका आंसर आएगा, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर कहे जाते हैं। इसे कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। तो देखते रहिए, ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट से डिराइव होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। A क्रॉस B इस तरह से लिखा, यानी अब हमारे लिए यहां पर क्या है, A क्रॉस B जब हम लिखते हैं बेटे तो 1 को 3, 1,3 एंड 1,4 and 2,3 and 2,4। वेल, ये चीजें हमने देखी सेट में। ये A क्रॉस B हो गया। तो रिलेशन के बारे में समझने से पहले हमें कार्टेशियन के बारे में समझना होगा। रिलेशन कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आपको एक रिलेशन R1 कहता हूं, ठीक है, रिलेशन को आपने हमेशा ऐसा देखा है R फ्रॉम A टू B, ऐसा लिख सकते हैं रिलेशन, या A रिलेटेड टू B। ऐसे सेट जो है एक रिलेशन A से B की ओर चलता है, जिसमें R जो A, B और A सेट होगा A से और B जो होगा वो B से बिलोंग करेगा। जहां
मैं आपको बता दूं, वेयर ए एंड बी फॉलोज सम कंडीशन, ए और बी पर कुछ कंडीशन होगी, वो कंडीशन को फॉलो करते हैं। यहीं पर हम आगे सीखने वाले हैं कि यही हम आगे देखने वाले हैं डोमेन और रेंज और कोडोमेन वगैरह सारी बातें। आइए पहले रिलेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। R1 अगर एक रिलेशन, इसी सेट से जुड़ी हुई बात देखना चाहते हैं, R1 एक रिलेशन हो सकता है 1,3 और 2,3। सपोज R1 एक रिलेशन है और R2 एक रिलेशन है हमारे पास 1,4 एंड 2,3। रिलेशन तो हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, रिलेशन का नेचर होगा ये R1 R2, इस तरह और भी रिलेशंस बन सकती हैं। 11th क्लास में जो चीज जाने उसका पूरा जानकारी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, जितनी चीजें हमें जरूरत है मैं उस चीज को यहाँ पर एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। R1 एक रिलेशन लिया, R2 एक रिलेशन। अगर आपको लगता है कि सर आपने क्या बैकग्राउंड लेकर लिया, तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप रिलेशन को समझाना चाहते हो तो मैं कहता हूं कि चलो ऐसा कर देते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है। देखिए 4 और 5, ऐसा एक बैकग्राउंड बना दिया। मान लीजिए मैंने आपको, देखिए मैंने रिलेशन लिखने के बाद बैकग्राउंड बनाया। जैसे कंडीशन होती है ए और बी पर, रिलेशन क्या है, कंडीशन है ए और बी पर जो जुड़ेंगे। इसमें देखिए ए क्रॉस बी में सब तरह के एलिमेंट्स हैं, लेकिन रिलेशन एक खास डेफिनेशन को लेके आता है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कैसे जुड़ेगा और क्यों जुड़ेगा। देयर विल बी रिलेशन, हमने क्वेश्चंस किए, अभी भी आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा रिलेशन ए प्लस बी की वैल्यू 4 या 5 होती है, तो देखिए R1 जो है 1 प्लस 1,3 हो गया और 2,3। तो इसमें आपको 1,4 भी आएगा इस तरह से। यहां क्या देखते हो, R1 एक रिलेशन हमने मेंशन कर दिया 4 और 5, तो 4 और 5 में R1 एक रिलेशन, यहां आपके पास आ गया एक रिलेशन। अगर मैं कहता हूं R2 इज अ रिलेशन A, B such that A plus B is equals to 6, ओके, तो आपने कहना क्या है बेटा, R2 जो होगा, R2 के रिलेशन नोटिस कीजिए, केवल ये 2,4 आएगा। ये सब चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी, मैं आपको रिपीट करा के बता रहा हूं। R1 is a relation where A plus B is equal to either 4 or 5, ठीक है, 4 हो या 5 हो। तो हमने देखा 1,3 लिया, 1,4, ये देखिए ये तीनों का सम जो है 4 या 5 होता है, तो वो एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। इस तरह R3 एक सेट ले सकता हूं मैं A, B, जहां A plus B जो है वो 4 होती हो, है ना, 4 होती हो, तो आप देख सकते हो A plus B अगर आपने 5 लिख दिया मान लो, तो R3 एक रिलेशन कैसा आएगा हमारे पास 1,4 and 2,3. The meaning is that we have studied these all things in the 11th class, that one element of set A is associated with the other element of set B due to some reason, due to some logic, due to some given condition. कुछ conditions होती हैं तो हम इस चीज को कर पाते हैं। ये हमने R1, R2, R3 ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हमने जाने, और कितने रिलेशंस होंगे वो भी हमें पता होता है, वो भी हमने पढ़ा, द नंबर ऑफ रिलेशंस। खैर ये चीज थी R1, R2, R3। आप ये जानते हो कि रिलेशन फ्रॉम A to B denoted as R from A to B is a subset of A cross B। रिलेशन पर ये बातें हमें जाननी थी, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज को जान लेंगे। रिलेशन फ्रॉम A to B denoted as R from A to B is given as is a subset of A cross B। आप देख सकते हो R3 जो है, R1 जो है, R1 is subset of A cross B। देखिए सबसेट ऐसा लिखते हैं हम लोग, R1 is a subset of A cross B, R2 is a subset of A cross B, well बेटे, R3 is still a subset of A cross B। R1, R2, R3 तीनों सबसेट दिखाया हमने। अगर मैं R1 के बारे में डिस्क्राइब करूं, सपोज करो ये है 1 और 2, 3 और 4,
ये पिक्टोग्राफिक विजन है। पिक्टोग्राफिक इसको बोलते हैं, ग्राफिकल सेंस में पिक्टोग्राफिक सेंस में हम कैसे दिखाते हैं, एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट से कैसे ज्वाइन होता है। ये ए और ये बी है हमारे पास, तो बेटा ये ए और ये बी है। हमने R1 को डिस्कस करना चाहता हूं, R1 1,3 और 2,3 ये है। देखिए R1 मैं ऐसे लिखूंगा। हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिए, इस चैप्टर को पढ़ना है तो आपको पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा, है ना, आपको टाइम डिवोट करना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है ना, न्यूमेरिकल्स होता है तो हम कर सकते हैं, है ना। ये एक कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल कंटेंट है इसके अंदर, तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा। पहले एक अच्छी माइंडसेट के साथ वीडियो वॉच करें, है ना, तो आपको लेक्चर पूरी तरह समझ में आएगी, और 2 बार 3 बार देखने से इसकी डेप्थ महसूस होती है, समझ आता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे चैप्टर में चलते रहेंगे, आगे के चैप्टर्स में भी रन करेंगे, इसलिए आप इसे गौर से पूरे ध्यान से समझो। इसे मैंने जो R1 है उसे शो कर दिया पिक्टोग्राफिक से, देखिए इसे R1 डिनोट किया मैंने। यहां एक चीज के बारे में बात, R1 जब ये आ गया तो यहां हम लोग डिस्कस करते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन एक टर्म था हमारा, है ना, अक्सर बच्चों को डोमेन रेंज तकलीफ देती है। आइए मैं आपको आज बिल्कुल फिट कर दूंगा। एज फार एज कंसर्निंग ऑफ द रिलेशन, डोमेन क्या है? डोमेन सेट, इस रिलेशन में हिस्सा लेने वाले फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं डोमेन। जो प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज, आप लैंग्वेज को भी, टेक्निकल लैंग्वेज को फॉलो करना, क्योंकि ये एक लंबे टाइम तक ये वाली बातें चलेंगी। सेट ऑफ प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज का मतलब हो गया इस रिलेशनशिप में, है ना, इस रिलेशन जो फर्स्ट एलिमेंट गवर्न कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर 1,2 ये मेरा प्री इमेज हो गया। सेट ऑफ प्री इमेजेस बोलते हैं डोमेन। और रेंज बेटे सेट ऑफ इमेजेस को कहा जाता है। जब हम रिलेशन से फंक्शन में जाएंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक है ना, मार्क्स एक्वायर करने के लिए अच्छी नॉलेज की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे नॉलेज की जरूरत होती है हमें। हम जैसे तैसे मार्क्स नहीं लाएंगे, हम पढ़ेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सही जगह पे सही मेहनत पुटअप करोगे, नॉलेज तुम्हारी और मार्क्स भी तुम्हारे। सेट ऑफ इमेजेस को हम रेंज कहते हैं। आर से डिनोट होता है ना, ये आर डी से डिनोट करते हैं इसे, आर से समझ लो, रेंज से हम डिनोट करेंगे। सेट ऑफ इमेजेस क्या है बेटे? यहाँ पर सेट ऑफ इमेजेस देखिए, R1 में दोनों बाद के जो एलिमेंट हैं वो वेल 1 तो 4 से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको इसे भी शो करना होगा इस तरह से। सेट ऑफ इमेजेस 3,4 इज द रेंज। सेट ऑफ इमेजेस को हम रेंज कहते हैं, यानी इधर वाले एलिमेंट्स जो भी हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं। इधर के वो एलिमेंट जो इनको मैपिंग करते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं ग्राफिकल सेंस में, दे आर नोन एज सेट ऑफ प्री इमेज। गौर कीजिएगा, ये प्री इमेज बोला मैंने और ये सेट ऑफ इमेजेस है। बहुत बढ़िया, हमने रेंज जान लिया, डोमेन जान लिया, अब हम लोग कोडोमेन जानेंगे। कोडोमेन सिंपली जो बाद वाली सेट होती है, जिस पर रिलेशन जा करके रिलेशन बनता है जिस सेट से, उसको कोडोमेन कहा जाता है। सेट बी, एवरी टाइम व्हेनेवर आर, जब कभी भी फंक्शन हो या रिलेशन हो, है ना, ए से बी हुए, तो दिस वन इज नोन एज कोडोमेन। ये कोडोमेन होता है। हमने देखा डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये हमने देख लिया बेटे। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक और रिलेशन के बारे में समझा दूं, है ना, एक और रिलेशन को हम लोग समझ लें। जैसे कि सिंपली मैं R2 लेता हूं, सपोज करो वी हैव R2, सपोज R2 दे रखा है 2,4, वेल इट इज 2,4। यू कैन सी R1 R2 R3 तीनों सबसेट है A क्रॉस B के। जब ये R2 ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन आ गया, यानी इसको DR2 लिख सकते हैं। डोमेन स्मॉल लेटर्स में लिखा मैंने, डोमेन R2। R2 क्या है? डोमेन इसकी 2 है, एक एलिमेंट, और रेंज आप
देख सकते हो रेंज जो है 4 है। और कोडोमेन अगर हम डिस्कस करें इसमें, तो कोडोमेन हमेशा सेट बी होगा एंड दैट इज 3,4। इस तरह से हमने 11th क्लास की जो बेसिक बातें हैं उसे हमने डिराइव कर लिया। एक और बात जो अक्सर हम लोग को शायद जरूरत पड़ने वाली है उसे हम जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस। ये एक देखते रहिए, नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल रिलेशन की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर में n a क्रॉस b, ये होती है 2 की पावर में n a क्रॉस b। इसका मतलब क्या हुआ, जितने तरह के रिलेशन, जैसे आपने 2 रिलेशन R1 R2 R3 3 रिलेशन डाले आपने, है ना, 3 रिलेशन आपने दिखा, ऐसे कितने टोटल कितने रिलेशन हो गए, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। A टू B के लिए A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस B, we have seen that here we have 4 elements, we have 4 elements that we have to raise the power 4 over the 2, ठीक है, 2 raised to the power 4, this will give you the total number of possible relation, exhaustive relation, we don't have any kind of relation beyond them, the total number of relation is given by 2 की power 4, 2 की power 4 gives you the 16, it means what, from A to B we can map only 16 kind of relation, not beyond that, उससे ज्यादा रिलेशन हम नहीं बना सकते। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगी वो 16 कहीं जाएंगे, ठीक है, एग्री। एक रिलेशन को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है इस समय, एक सेट ए है हमारे पास, फाइंड अ रिलेशन R ऑन सेट ए, सेट ए पर एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है और वो रिलेशन किस तरह से, ये दे रखिए। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि बेटे एक कंडीशन गिवन होगी, रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपको पता है मैंने कैसे होता है। रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ, इट मींस दैट सॉल्यूशन जो है वो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है बेटे, ए से ए की ओर चलती है, दोनों तरफ सेट ए है, वो 7 होने चाहिए, दोनों का सम ऐसा हो कि जिसका सम जो है वो 7 बन जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6। हम जब कभी चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो हमें फिगर इलस्ट्रेशंस जो है वो मैपिंग समझ में आनी चाहिए, पिक्टोग्राफी का आप कोशिश करना, जैसे एक जो है अगर वो 6 से जुड़ता है तो 7 मिलेगा आपको, 2 4 से, एंड 3 जो है 3 से ज्वाइन होगा, 4 2 से, एंड 5 हमें 6 चाहिए, तो 1 को 6 से कैसे जोड़ेंगे, 1 को हम 5 से जोड़ेंगे ना, 1 को हमने 5 से जोड़ा, 2 को 4 से जोड़ेंगे, वेल ठीक है, और 5 को हमने 1 से जोड़ा, इस तरह से आप देखिए ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये ए है एंड दिस इज आल्सो ए, ऑफ कोर्स ए से ए की ओर चलते हैं। इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं बेटे, इस रिलेशन को वी कैन राइट हाउ, देखिए किस तरह से हम लिख पाएंगे। चलिए आर में हम नोटिस करते हैं 1 को, देखिए 1 को 5 से, 1,5, एंड इस तरह से ये 2,4, मैंने रिलेशन लिख लिया, गवर्न हुआ ना, कंडीशन गिवन थी, दिस इज द कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 बोला है भाई। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इस समय इक्वल टू 6 कर देते हैं इसे, है ना, इक्वल टू 6, हमें 6 से बड़ा भी बताया गया था, क्वेश्चन समझा नहीं है, एक इलस्ट्रेशन मुझे देना था, वो आई हैव गिवन टू यू, दिस इज द रिलेशन वी हैव, R1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए भी कर सकते थे। अब ये रिलेशन है तो रिलेशन बन चुका है, आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर ए से ए के बीच कितने रिलेशंस बन सकते हैं, टोटल हाउ मेनी रिलेशन कुड बी पॉसिबल, तो आपको जैसे बताया गया है ए क्रॉस ए चेक करें, ए क्रॉस ए अगर आप देखते हो तो ये 6, मैं कहता हूं n का मतलब हो गया 6 into 6, टोटल जो है वो
36 हो गया। एन 6 एक सेट में 6 है, दूसरे सेट में भी 6 हो गए, तो 6 इंटू 6 36, तो वो 2 की पावर 36 हो जाएंगी, यानी काफी ज्यादा रिलेशंस बन सकते हैं। यू सी इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 2 की पावर 36 जो वैल्यू आएगी वो जो है आपके उतने सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं ए से ए के बीच। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ओनली। चलिए आइए अपने काम की बात करें। तो आपने देखा ये एक रिलेशन बन गया, तो आप इसमें आप डोमेन ढूंढोगे, डोमेन देखना चाहते हो, डोमेन देख लीजिए। डोमेन आपने देखा, डोमेन क्या है इसका, डोमेन हो गया 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज भी यही चीज मिल रही है आपको 1 2 3 4 5 इंसिडेंटली। और को डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया, वो हमेशा सेट बाद वाली सेट, इस समय सेट ए है तो बाद वाली सेट लिख सकते हो, इसे आप इसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, दिस इज द डोमेन रेंज। तो ये टोटल ऑल टुगेदर 11th क्लास में रिलेशन आपको इतना पढ़ना था, बहुत अच्छी बात है, कवर कर लिया हमने। दिस वी हैव डन रिलेशन। अब आती है इसके बाद 12th क्लास के बाद। क्लास 12 में हमने क्या जानना है सबसे पहले, क्लास 12 में, तो 11th क्लास में हमने रिलेशंस फाइंड करना सीखा। हियर वी विल लर्न here we will focus on nature kind of relation, रिलेशन तो है, वो किस तरह का रिलेशन है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, क्या वो प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ये सारी बातें देखनी है। किस तरह का, क्या वो इस एस्पेक्ट को, इस क्राइटेरिया को पूरा करता है, क्या वो इस क्राइटेरिया को पूरा करता है, सच एंड सच। तो अभी हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं, यानी रिलेशन बनाना 11th क्लास में सीखा आपने, और उस रिलेशन को जज करेंगे आप, वो रिलेशन किस तरह का है, किस तरह का, क्या सेंस है। तो यहां पर अब बारी आती है कि किस तरह का रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इसे मैं कभी कभी इस तरह से लिख दिया करूंगा, आई से, केवल आई से भी लिखा करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जैसा कि नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is set A is related to itself only। ये देखिए मैंने इसका एक डेफिनेशन पार्ट बताया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है, बुक में मिसिंग है ये। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ itself only, यानी हर एलिमेंट केवल अपने आप से जुड़ेगा। ये क्या चीज है, अपने आप से जुड़ेगा, आप समझ रहे होंगे, अपने आप से जुड़ना चाहिए। जैसे यहां देखिए 1 जो है 5 से जुड़ा है ना, 5 से मैप हो रहा है, 2 का इमेज जो है वो 4 है, ठीक, आपको बता चुका हूं, ये सेट ऑफ प्री इमेज है। आप इस चीज को आदत में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, हमें आगे पढ़ने में हम बार बार कहेंगे तो आपको यू विल गेट नोटिस्ड, एक बार नहीं तो दूसरी बार आपको ध्यान आ जाएगा। ये सेट ऑफ इमेजेस होता है, इसे आगे जाके हम लोग डोमेन कहा करेंगे, और इसे रेंज, वेल, जब ये बातें हम देख रहे हैं तो और भी देखने वाले हैं। अभी फिलहाल तो बात करें आइडेंटिटी रिलेशनशिप की। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ ओनली, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हो गया सेट ए, अगर इसी सेट पर हम डिस्कस करते हैं फॉर सेट ए, चलिए एक नया सेट ले लीजिए, सेट ए 1, 2, 3। आई आर एक रिलेशन जो है ना, रिलेशन जो है एक रिलेशन कैसा, अगर उसमें केवल 1, 1 हो, 2, 2 एंड 3, 3। देखिए क्या लिखा मैंने, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो
इस तरह जब कभी भी मिले, केवल हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ता हो तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे. इट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन. व्हाट द नेक्स्ट? आइडेंटिटी रिलेशन आपने जाना, तो आइए मैं आपको रिफ्लेक्सिव बताना चाहता हूं, फिर हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव. इसी से आइडेंटिटी जब कभी भी यानी रिफ्लेक्सिव पढ़ने से पहले हमें आइडेंटिटी टर्म से भी वाकिफ होना चाहिए होता है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वी आर कॉलिंग दिस वन एज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्या है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है, सेम मीनिंग है, ठीक है. द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू आर a relation R is reflexive if, ठीक है, every element, ELT लिखा जाता है शॉर्ट में, एलिमेंट को, है ना, एलिमेंट को ELT लिखते हैं. इट मीन्स एलिमेंट, every element of set age related to itself. एक ही स्टेटमेंट है दोनों, नोटिस कीजिए, दोनों स्टेटमेंट तो एक ही हैं. क्या वाकई में एक है? क्या आप देख रहे हैं? अगर आप उचटती हुई नजरों से देख रहे हैं, इधर उधर घूमते हुए आ रहे हैं लेक्चर पर, ठीक है, आप ये सोच रहे हो लेक्चर जल्दी खत्म हो, आगे बढ़ाया जाए, इसे कुछ और काम बाकी है तो एडवाइस करेंगे पहले वो काम पूरा कर लीजिएगा, ये लेक्चर बाद में देखना, क्योंकि जल्दबाजी में ये नहीं समझ में आएगा. ठीक है, कितनी भी बार देख लें जल्दबाजी में नहीं समझ में आएगा. एक बार स्थिर होकर के अच्छे से समझ लें और दोबारा ऐसे तेजी से देखें, समझ में आ जाएगा. कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि ये टॉपिक आपको कहीं भी बहुत अच्छे से नहीं मिलना, इसीलिए काफी अच्छे से कंटेंट बना रहा हूं. इसे आप गौर से देखो और समझने की कोशिश करो. बहुत एग्जॉस्टिव यानी बहुत डिटेल में समझा रहे हैं हर चीज को. इवन क्लासरूम में ये चीजें कहीं दूर दूर तक गुंजाइश नहीं कि इतनी डिटेल से समझाया जाए. वीडियो लेक्चर है तो ठीक है, अवेलेबल है, मेरे पास वक्त होती है तो मैं ज्यादा टाइम दे करके जिस स्टूडेंट को जरूरत होगा वो जरूर देखेंगे, है ना. तो बात ये आती है कि एक जैसे तब लगते हैं जब आप जल्दबाजी में देख रहे हो इसे. नहीं, आप गौर करें. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. आप गौर कर रहे हैं, ये जो ओनली वर्ड है, इट मेक्स आइडेंटिटी रिलेशन इज फार डिफरेंट देन रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में कहीं ओनली वर्ड नहीं आया, रिफ्लेक्सिव में ओनली वर्ड नहीं आया. रिफ्लेक्सिव में ये वाली बात है कि जैसे कि अगर एक रिलेशन है सेट ए से ए की ओर, जहां ए है, मान लो मैं इसी सेट को लिखता हूं 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर एक रिलेशन है R1, सपोज करो, है ना, R1 एक रिलेशन है 1, 1, 2, 2 and 3, 3 and moreover 1, 2. सपोज इट इज देयर, ये एक रिलेशन R1 है, तो फेयरली पॉसिबल है कि ऐसा रिलेशन हो सकता है. ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं. अगर आप सेट ए के बारे में डिस्कस करें जिसमें 3 एलिमेंट है बेटे, और ए क्रॉस ए आपको कितना एलिमेंट दे देता है? 3 × 3 9 दे देगा, यानी 2 की पावर 9, है ना. 2 की पावर 9 मींस 2 की पावर 10, 1024, 512 रिलेशन करीबन आ जाएंगे 2 की पावर 9 में. नो 1024 आई सपोज 1024 जो है, इतने रिलेशन बनेंगे. वी आर टॉकिंग वन ऑफ दोज रिलेशन इन आउट ऑफ 1000 वी आर टॉकिंग अबाउट वन रिलेशन. R1 को हमने डिस्कस किया और अब इस बारे में बात करना चाहते हैं. क्या बात करेंगे? देखिए, ये भी एक रिलेशन था, दिस इज अनदर रिलेशन. तो अब देख रहे हो ये व्हाट इज दिस बेटा, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है. क्यों आइडेंटिटी रिलेशन है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल वही हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ता है, केवल और केवल. यानी 1 1 से जुड़ेगा, 2 2 से और 3 3 से. अगर आप नोटिस करते हो 1 2 3 और 1 2 3 कहते हो, 1 1 से, 2 2 से एंड 3 3 से. अगर ऐसा जुड़ता है देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन. वेयर एज
this one if you see 1 2 3 and 1 2 3, बेटा 1 1 से जुड़ा और 2 ये तो जुड़ ही गया, एंड 1 जो है वो 2 से भी मैप करता है, मैपिंग करता है, 1 2 से भी मैपिंग करता है। तो लेकिन अब हमें देखना है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ये तीनों एलिमेंट का जुड़ा हुआ होना। अगर ये तीनों एलिमेंट जुड़ते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। आइए इसी समय एक चीज को बताना जरूरी है मुझे, 1 1 1 2 एंड ये 2 2 एंड 1 2। सपोज करो वी आर हैविंग अनदर रिलेशन R2। R2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये R2 में देखिए 1 1 2 2 तो है और 1 2 नहीं है बेटे, मतलब 3 3 नहीं है। नोटिस करें आपने, 1 1 है, 2 2 है और 1 2 है। तो आपके पास एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट लिखा होगा, देखो मैंने ये नोटिस करो। तो आपको जब रिलेशन, एक इलस्ट्रेशन, व्हेन आई विल गिव यू ए इलस्ट्रेशन देन ओनली यू विल नो द एम्फेसिस, एम्फैटिक टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन। उस डेफिनेशन में एक वर्ड का क्या मीनिंग है तब आपको समझ में आएगा, वरना देखने में सब एक जैसे लगते हैं। तो एवरी वर्ड यहां भी है, ऑफ कोर्स एवरी वर्ड यहां भी है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं हो तो वो आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सबसे पहली बात। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटे? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 इज मिसिंग, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब इसी चीज पे अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, यानी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका हो गए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं कि पहले आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव क्या। आइए देखिए, अभी हम लोग ने कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने पहले से लिख दिए। एक इफेक्टिव लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए ये कुछ बैकग्राउंड यानी होमवर्क बहुत जरूरी होता है, आपका टाइम के लिए होना चाहिए। सेट ए लिया मैंने 1 2 3, फिर से हमारे पास एक फैमिलियर सेट है, आपके पास 3 रिलेशन है R1 R2 R3। आप देखिए अलग अलग तरह के रिलेशन है। जब 1000 के आसपास अगर रिलेशन हो, ठीक है, अगर मान लीजिए वो 512 भी आती है वो डिजिट, तो काफी रिलेशंस हो सकते हैं। अगर केवल 3 एलिमेंट्स को हम आपस में रिलेट करना चाहें, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आउट ऑफ विच वी आर हैविंग 3। ठीक है, 3 रिलेशंस मैंने जस्ट इलस्ट्रेशन ले लिया अपनी मर्जी से, कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं दिया, ऑफ कोर्स थोड़े खास तरह से अरेंज किया। देखिए आइए क्या डिस्कस करना चाहते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, वेरीफाई, एग्जामिन, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, एग्जामिन द नेचर ऑफ, एग्जामिन द नेचर ऑफ रिलेशंस। जो रिलेशन है उसका नेचर को हम जज करना चाहते हैं, किस तरह के रिलेशन। R1 R2 R3, we have 3 kind of relations, 3 relations are there. We want to know whether out of this how many of them identity and how many of them are reflexive. तो आइए रिलेशन R1 का डिस्कस करते हैं। R1 के लिए आप देखिए 1 1 2 2, ओके, 1 1 और 2 2 है, 3 3 मिसिंग है, 3 3 मिसिंग है। तो अगर ये 3 3 मिसिंग है तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, आइडेंटिटी इज नॉट। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो मैं रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स एक रीजन जो है वो जरूर से लिख लें आप, वरना फिर भूल जाएंगे या समझ नहीं आएगा। रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंस 3 3 मिसिंग है रिलेशन में, R1 में मिसिंग है, देखें 3 3 मिसिंग है इसलिए, और मोर ओवर साथ में 1 2 प्रेजेंट है, ये भी नहीं चाहते हम। R1 में 1 2 1 3 ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में आपको बताया गया था कि केवल और केवल अपने हर एलिमेंट अपने आप से जोड़ेंगे, वो सेट को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, उस तरह के रिलेशन को। वेयर एज रिफ्लेक्सिव में आप ये कह सकते हो कि 3 केवल मिसिंग है, इस वजह से आपने 3 मिसिंग है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं आपको बता दूं आइडेंटिटी नहीं होने के 2 रीजन है, एक तो 3 3 नहीं है और 1 2 प्रेजेंट है। नोटिस करें 1 2 1 3 इट इज लाई देयर, तो दैट इज व्हाई इट इज
नॉट ओबेइंग द आइडेंटिटी फंक्शंस रूल, आइडेंटिटी रिलेशंस वर्चुअस है ना, वो उसको फॉलो नहीं करता। आइए R2 सेकेंड रिलेशन पे डिस्कस करूं मैं। सेकेंड रिलेशन में 1 1 2 2 and 3 3, यस इट इज देयर 1 1 2 2 3 3, बट 1 3 है, ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। रीजन आप दे सकते हैं 1 3 प्रेजेंट इन R2, दैट इज द रीजन। अब दोबारा जब पढ़ने वाला, अभी तुम मुझे सुन रहे हो, अब दोबारा जब एक स्टेप पे देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 2 महीने 3 महीने बाद जब आप दोबारा विजिट करते हैं इन चीजों को समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए, एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर। चलिए रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव में यस इट इज रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 3 3 सेट के सारे एलिमेंट दे आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इट इज दिस, ये रिलेशन है। ओके बेटे, आइए थर्ड के बारे में डिस्कस करें। थर्ड रिलेशन R3। R3 क्या है? R3 आप नोटिस करो, R3 1 1 2 2 एंड 3 3 है। ओके, तो ये रिलेशन और आइडेंटिटी भी है। यस, ये दोनों जो है रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी दोनों हो गए। फर्क आया समझ में आपको? दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी में कुछ और एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं आने चाहिए सिवाय इटसेल्फ के। रिफ्लेक्सिव में सारे होने चाहिए, बाहर के भी एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं, उसे परहेज नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ अपने सेट के हर एलिमेंट को अपने आप से जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव ये कहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन हमने अभी रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो हम लोग क्लास 12 में ये जज करते हैं टाइप ऑफ, काइंड ऑफ रिलेशन। रिलेशन तो हो गया, अब वो रिलेशन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं वो देखने की बात। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में क्या पढ़ेंगे? इफ A, B जैसे, ठीक है, इफ A, B बिलोंग करता है रिलेशन, कोई एक रिलेशन R ले लिया, देन B, A मस्ट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B। देखिए कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल A, B बिलोंग करता है R, है ना। इस फॉर ऑल A, B को मैं यहां पर आगे इस तरह से लिखूंगा, फॉर ऑल A, B। ये मैथमेटिकल नोटेशंस होती हैं जिसमें से, जैसे आप इसे बिलोंग पढ़ते हो, है ना, इसे रियल नंबर पढ़ देते हो, रिलेशन पढ़ते हो, इसी तरह इसे फॉर ऑल डिनोट करते हैं हम लोग। फॉर ऑल A, B बिलोंग करता है A से। व्हाट डज इट मीन? एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन दे रखा है आपको। अगर एक रिलेशन दे रखे है और उसमें A, B है, ठीक है, A, B का मतलब जैसे 1 को 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है सपोज कीजिए, है ना, 1 2 से रिलेटेड हो तो 2 को भी 1 से रिलेटेड होना जरूरी होता है। उस रिलेशन के अंदर में अगर 1, 2 है तो 2 मस्ट बी रिलेटेड टू 1। अब जैसे देखिए A B का फ्रेंड है तो B भी A का फ्रेंड होता है, अक्सर होता है, ठीक है। A इज ए फ्रेंड ऑफ B, देन B इज ऑल्सो ए फ्रेंड ऑफ A। जब तो फ्रेंडशिप में ये चीज होती है। अगर गौर करें कई चीजें नहीं होती। A इज ए एल्डर ब्रदर ऑफ B, मान लीजिए A इज ए elder brother of B, then B cannot be elder brother of A at the same time। समझ आया? तो ये नेचुरल रिलेशनशिप में भी ये चीजें होती हैं। पहले ये चीजें थी तब मैथमेटिक्स बना, है ना। मैथमेटिक्स तो लॉजिक डिराइव करने की चीज होती है, उसे सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद है, और कुछ ही चीजें, अब जो चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे एग्जाम्पल के तौर पे, वो आज नहीं कर पा रहे, कल ऐसा नहीं होगा, कल ऐसा नहीं होगा कि उस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं करें। आज हम मोबाइल देख रहे हैं तो आज से 25-30 साल पहले हम नहीं जानते थे कि ये मोबाइल हाथ में होगा, और इस तरह की चीजों, उस समय कलर, आज से 40 साल पहले कलर फोटो आना बहुत बड़ी बात होती थी, 40 ईयर्स पहले। तो चीजें एक के बाद एक आती हैं। तो मैंने ये कहा जब एक्सप्लोर होते हैं मैथमेटिक्स में, रिसर्च होते हैं, तो पता चलता है कि ये चीजें यानी एग्जिस्ट कर रही हैं, उस चीज के लिए लॉजिक अभी हम बना नहीं पाए। मैं आगे बढ़ता हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2, 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए। ओके बेटा, तो आइए इस तरह की चीज को बताता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल मैंने पहले ले रखा है। तो सेट ए जैसे रिलेशन, पहले एक सेट ले लिया जाए, एक सेट लेता हूं 3 4 5 है सपोज करो,
suppose a set A is a related, then R is a relation from A to A itself such that, है ना, R को मैंने जज कर लिया, लिख दिया कि R है क्या मेरा, R है मेरा 1,2, सॉरी 3,4, 3,5, 4,3, 4,4 एंड इस तरह से 5,5, 3,3, सपोज करो वी हैव अ रिलेशन लाइक दिस, हमारे पास ये रिलेशन आई R1 और R2। एक रिलेशन बाद में लूंगा, पहले R1 समझाता हूँ। R1 हमारे पास एक रिलेशन है ऐसा, तो हम क्या देखते हैं, क्या है ये, आप देखिए ये रिलेशन जो है, पहली बात है कि आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करें, पहले रिफ्लेक्सिव पे सिमेट्रिक पे आते हैं उसके बाद, क्योंकि ये हाईलाइटेड है इस समय, हम लोग इसी थीम को समझना चाहते हैं। सिमेट्रिक में फॉर ऑल ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी, देख रहे हैं इफ वर्ड का भी मीनिंग है यहाँ, अगर कोई एलिमेंट है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए, है ना, उसका रेसिप्रोकल रिलेशन भी होना चाहिए, दैट वी मस्ट नो। R1 जैसे कि आप देखिए 3,4 यानी 3 4 से जुड़ा हुआ है, 3 यदि 4 से जुड़ा हुआ है तो आप इसका रिवर्स एलिमेंट भी ढूंढेंगे, रिवर्स एलिमेंट 3,4 यानी 4,3 मौजूद है, देखिए ये दोनों चीजें हैं, 3,4 से जुड़ा हुआ है तो 4 भी 3 से उसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है, गुड। आप 3,5 देख रहे हो, 3 5 से जुड़ा हुआ, बट 5,3 इज मिसिंग, 5,3 नहीं है, 5,3 नहीं है, तो आप यहाँ पर वो बोलेंगे कि आप 3,5 R1 में है और जबकि 5,3 जो है वो R1 में नहीं है बेटा। दिस इज द रीजन फॉर नॉट बीइंग ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होने का रीजन है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब एक बात समझना है इस समय, मैंने कहा 3,4 है तो हम उसका जो रिवर्स फंक्शन है उसे भी देखना चाहते हैं उन एलिमेंट्स के बीच में। 3,4 है तो 4,3 मस्ट एग्जिस्ट, बढ़िया। अगर कोई एलिमेंट है तो उसका रिवर्स ढूंढेंगे, जैसा कि 3,5 है, देन वी विल सर्च फॉर द 5,3। आप नोटिस करेंगे यहाँ 4,5 नहीं है ना, यहाँ 4,5 नहीं है, we won't go behind this, उसके पीछे नहीं जाएंगे, वो क्यों नहीं है भाई, है ना, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, 4,5 नहीं है तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 5,4 भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज नॉट देयर, 4,5 नहीं है तो 5,4 को भी हम नहीं ढूंढेंगे, लेकिन अगर 5,4 है मान लीजिए सपोज, तो हमें 4,5 भी होना चाहिए उसमें। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का ये मतलब होता है, इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, यानी ए कॉमा बी रिलेशन में है, देन बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल ए कॉमा बी। फॉर ऑल ए कॉमा बी का मतलब भैया चलो जी एक पेयर हो गया इसमें, है ना, 3,4 है तो 4,3 है, एक पेयर तो सेटिस्फाई कर गया, नो ऐसा नहीं चलेगा। हर एग्जिस्टिंग एलिमेंट का रिलेशन में जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनका जो रिवर्स रिलेशन है, that must also exist in the same relation, in the same relation। चलिए हमने देख लिया ना सिमेट्रिक का, बढ़िया। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन में ये चीजें हमने देखी, लेकिन अब अगर हम नोटिस करें व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी रिलेशन, अगर रिफ्लेक्सिव पर डिस्कस करेंगे हम, तो रिफ्लेक्सिव पे क्या देखने वाले हो, व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है क्या, ये 3 3 है, इसमें है 3 3 है और 4 4 है और 5 5, देखिए दिस इज देयर, 3 3 4 4 5 5 है, रिफ्लेक्सिव ट्रू, ये ट्रू है, यानी एग्जिस्ट करता है, रिफ्लेक्सिव एग्जिस्ट करता है। व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं है ये, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन में केवल वही एलिमेंट अपने साथ
यानी 3 3 4 4 5 5 होने चाहिए, बाहर के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप आइडेंटिटी पे सर्च मारोगे, आइडेंटिटी तो नॉट, ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि आप बता सकते हो, क्योंकि 3,4 वो बिलोंग करता है रिलेशन से, है ना, एक ही रिलेशन से हमने काम कर लिया। तो बच्चे जब आराम से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा समझ में, है ना, और डेप्थ से पढ़ेंगे, आप टाइम दोगे, है ना। आप किसी काम को, जैसे कहते नहीं है, शाहरुख खान ने कहा है ना, शिद्दत से किसी चीज़ को अगर चाहो तो वो हासिल जरूर होता है। देखिए लॉकडाउन का पीरियड है, हम और आप साथ हैं इस समय, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं हैं, ऑफ कोर्स कुछ बच्चे नहीं हैं, तो पढ़ लेंगे वो भी बाद में, है ना। तो बेटे आप कोशिश करोगे तो सभी कुछ मुमकिन है। हम दोनों की बात नहीं, सारी एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट रन कर रही है ना। अब आप देखिए आप कितना फोकस कर रहे हो स्टडीज पर। तो ये चीजें इस तरीके से हमने देख लिया। आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने जस्ट एक एग्जांपल क्रिएट किया है ना। एग्जांपल्स R1 R2 R3, R1 R2 R3 जो है, 3 एग्जांपल्स लिए। एग्जामिन द नेचर, एग्जामिन द नेचर, है ना, एग्जामिन द नेचर। तो आपको जो क्वेश्चंस है ना बुक में, वो इस तरह के नहीं है। मतलब बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं सीधे एग्जाम में आते हैं भाई। ये एक एक नंबर, दो नंबर की बात नहीं है कि एक एक नंबर में आएगा। ऑफ कोर्स एक एक नंबर में आएगा, बट द नॉलेज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, है ना। ये अच्छे कंटेंट है, इसलिए बहुत सोच समझ करके इसको डिजाइन किया मैंने कि आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिलीवर करूं। चलिए, एग्जामिन द नेचर ऑफ रिलेशन। तो हम देखना चाहते हैं, अब सारी बातें देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। आर लेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले, और मैं उसके बाद लेना चाहता हूँ आइडेंटिटी, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं, आई से डिनोट कर दो भाई, है ना, और इसे रिफ्लेक्सिव से डिनोट कर दो, और इसे सिमेट्रिक से डिनोट कर दो, है ना। ये रिलेशन है, ये तो रिलेशन ऐसे। अब हम इस पर हम डिस्कस कर लेंगे एक एक चीज पर। जैसे R1, जैसे कि आप देखिए R1 पर अगर हम डिस्कस करते हैं, 1 1 1 2 2 1 सेट कहां दे रखा है मैंने, है ना। सेट जो है वही सेट है मेरा। अगर मैं सेट लिखता हूं तो इट इज 1 2 3। सेट मेरे पास 1 2 3 है। सेट अगर 1 2 3 है बेटे, तो आई आइडेंटिटी है क्या? फर्स्ट देखिए 1 2 है, आइडेंटिटी ये नहीं है ना। आप रीजन को एक बार जरूर लिख देना, आपको अच्छा रहेगा, आगे की समझ बनेगी जब नेक्स्ट टाइम में देखोगे। R1 R2, ठीक है। तो R2 के बारे में अगर हम देखते हैं, R2 में क्या है, 1 1 2 2 3 3, 1 1 है, 2 2 है, 3 सॉरी R1 में ही हम लोग हैं फिलहाल। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबसे पहली बात है 1 2 के होने की वजह से आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में पहली कंडीशन है कि वो सारे एलिमेंट अपने साथ जुड़े होने चाहिए, तो इसलिए वो नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर कभी भी एक बात को ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो आइडेंटिटी तो कतई नहीं हो सकता। अगर रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी होगी, है ना। तो बल्कि कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होती है कई बार। तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है आपसे पूछा जाए तो आप बोलना 2 2 नहीं है, इसमें R1 में 2 2 नहीं है। तो क्या सर सारे के होने जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल होने जरूरी हैं, सारे एलिमेंट होने चाहिए। अगर सेट 1 2 3 है बेटा तो 1 1 2 2 3 3 सारे होने चाहिए। अगर 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। एक भी छूट गया तो वो, ठीक है, तो वो घपला हो गया, वो गड़बड़ हो गई, वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। चलिए सिमेट्रिक की बात करें। सिमेट्रिक में देखिए 1 2 है हमारे पास, 2 1 भी है। 1 2 और 2 1 दोनों हैं, 1 2 और 2 1 दोनों हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक तो है। 1 2 इसके अंदर मौजूद है, इसलिए हम 2 1 को ढूंढेंगे। अगर 2 1 है तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। हम बात कर चुके हैं इस बारे में, आइए आगे बढ़ते हैं।
R2 सेकेंड रिलेशन पे नोटिस करें बेटे, सेकेंड रिलेशन में है क्या? सेकेंड रिलेशन में अगर आप देखते हो, सेकेंड रिलेशन में 1 1 2 2 3 3, बेटे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे पहुंच जाया करो, रिफ्लेक्सिव चेक करें, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो आइडेंटिटी तो होगी नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सेट के तीनों एलिमेंट मौजूद है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी नहीं होगा। रीजन आप जानते हो इसका, 2 3 है इसके अंदर, इसीलिए रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है। ओके, नाउ कम हियर, सिमेट्रिक पे आ जाइए। सिमेट्रिक पे आते हैं तो आप देखते हो 2 3 है ना, 2 3 है इसमें, बट 3 2 मिसिंग है बेटे, 3 2 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक तो नहीं है ना। उसका रीजन आप देखते जा रहे हो कि हम रीजन भी पेश कर रहे हैं आपको, है ना। चलिए R3 अगर हम जज करना चाहते हैं तो क्या होगा? R3 में आप देखो बेटे, 1 2 3 के सेट में 1 1 मिसिंग है, देखो 1 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं होगी, तो 1 1 नहीं है R3 में, तो 1 1 नहीं है, इसलिए फेल हो गया। आइए सिमेट्रिक पर डिस्कस करें। सिमेट्री में 1 2 और 2 1 है ना, और 1 3 है हमारे पास, 1 3 है लेकिन 3 1 मिसिंग है बेटे, 3 1 मिसिंग है, आप देख सकते हो, ठीक है, 3 1 मिसिंग है, इसीलिए ये भी सिमेट्रिक भी नहीं है, ये है ना। काफी अच्छी सी जानकारी, कितने बढ़िया तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने से कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, वो छोटा सा, वो भी देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट ट्रांजिटिव के बारे में आप देखते हैं। ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देखा हमने, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिटिव। फॉर एनी एलिमेंट्स, फॉर एनी रिलेशन, for any relation R, if A comma B and B comma C, if A comma B and B comma C belong करता है R, then A comma C must belongs to R for all A comma B and B comma C belong करते हैं R के अंदर। ये चीज लैंग्वेज को समझना, थोड़ा अलग किस्म के क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन मैटर्स करता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन डज मैटर, आप जानते हैं, आप लिख नहीं पा रहे तो मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल है इस टॉपिक में। प्रेजेंटेशन में अच्छी फ्लो होनी चाहिए, बट मुश्किल नहीं है, आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। फॉर एनी रिलेशन आर, देखिए कोई एक रिलेशन आर है हमारे पास बेटे, उसके अंदर अगर A, B और B, C अगर गिवन है, A, B के साथ B, C भी हो, आप देख रहे हैं, यानी इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ, A अगर B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तो उसका मतलब है A को भी C से रिलेटेड होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। A B का दोस्त है, B C का दोस्त हो गया मान लीजिए, तो A को C से दोस्ती होनी चाहिए, if B is an elder brother of A and C is an elder brother of B, ठीक है, आप समझ रहे हैं। फिर से देखें, A B C, A से बड़ा B है और B से बड़ा C है ना। B is an elder brother of A and C is an elder brother of B, then C must be an elder brother of A, ये चीज तो होगी, है ना। हमेशा नहीं होती है, एवरी टाइम डू नॉट एग्जिस्ट एनीथिंग इन द मैथमेटिक्स, एवरी टाइम कोई चीज नहीं होती। अगर हमेशा एक चीज होगी तो फिर पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, हम एक चीज सीख लेंगे फिर बात छुट्टी होगी। ओ तो भाई ये चीज हो गई, यानी A B से जुड़ा हुआ, B C से जुड़ा हुआ, तो A को भी C से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर और फॉर ऑल A, B, B, C, और ये चीज हर एक पेयर के साथ होनी चाहिए, हर पेयर के साथ अगर ये एग्जिस्ट करता है तब तो ये सच बात होगी, तब ये फंक्शन जो है ट्रांजिटिव होगा। यानी एक रिलेशन सेट के लिए, सेट हमने लिया मान लो फिर से 1 2 3 ले लिया बेटे,
तो 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1 और 1, 3। अगर ये ऐसा है साथ में 3, 3 हम लेते हैं। सपोज करो एक रिलेशन मैंने ऐसा लगा दिया, तो आप नोटिस करोगे, फिर आप नोटिस करें, नोटिस कर रहे हैं तो आइडेंटिटी की बात करें, अगर आई की बात करें तो ये नहीं ट्रू है। आई के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। आइडेंटिटी नहीं हो पाएगी, ये आइडेंटिटी नहीं है, इट इज नॉट। और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 है, सारे हैं, इसलिए इसे ट्रू कर लिया हमने। सिमेट्रिक पे डिस्कस करें, यदि सिमेट्रिक पे अगर नोटिस करते हो तो बेटा 1, 2 है, कहाँ है 2, 1 किधर है, ढूंढो। देयर इज नो वे इट इज, है ना, ये नहीं है। तो आप बोलोगे ये गलत हो गया, क्यों? रीजन आप दे सकते हो। 1, 2 बिलोंग करता है आर में, 2, 1 मिसिंग है बेटे। बहुत अच्छा, सिमेट्रिक भी नहीं रहा। अब ट्रांजिटिव पे डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव पे आप नोटिस कर सकते हो, ट्रांजिटिव है ये, क्योंकि 1, 2 और 2, 3 बिलोंग करता है आर से, तो इंप्लाई कर रहा है कि 1, 3 को भी होना चाहिए। तो 1, 2 और 2, 3 है, तो ये 1, 3 भी एग्जिस्ट करता है। तो ये ट्रांजिटिव में ये चीजें देखी जाती हैं, ट्रांजिटिव में ये चीजें देखी जाती हैं। सिमेट्रिक देखिए क्यों नहीं रहा, क्योंकि 1, 2 के बाद उसका रिवर्स होना चाहिए, या 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए था। यहाँ हमने जो रिलेशन डाला ये, है ना, इस तरह से पुटअप किया, ये ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी और सिमेट्रिक नहीं है। हम लॉन्ग टर्म में आइडेंटिटीज को इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक अगर हम पढ़ते हैं सीबीएसई से, तो आइडेंटिटी टर्म हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये 3 चीजें नोटिस करनी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ R is any relation on set A such that it is reflexive and symmetric and transitive, ये तीनों बातें हों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों चीजें यदि होती हैं, मान लिया, फिर से देखना, अगर कोई रिलेशन ऐसा है बेटा, आर ऐसा है कि रिफ्लेक्सिव को भी फॉलो करता है, सिमेट्रिक को भी, ट्रांजिटिव को, देन इट इज रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन, तब उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इट विल बी नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स इट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्वेश्चंस डिफरेंट दिए जाते हैं। मैं इसमें 2 टर्म और जोड़ना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट्स में। अब जब सारी चीजें हो गई तो आइए 2 चीजें और पढ़ लें। वॉइड रिलेशन, वॉइड आपने 11th क्लास में पढ़ा, वॉइड सेट पढ़ा आपने, वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों देखना चाहते हैं। वॉइड रिलेशन यानी कि नो रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द गिवन सेट, यानी अगर मैं बात करता हूं ए, मान लीजिए 1, 2, 3 है, सपोज करो, है ना, 1, 2, 3। अब एक रिलेशन हमने एक ऐसा सेट बनाया a, b हो, है ना, रिलेशन में बेटे, जिसमें a प्लस b की वैल्यू 7 आ जाती हो, a प्लस b की वैल्यू 7, ठीक है, ऐसा देखिए इम्पॉसिबल रिलेशन है। इस सेट के कोई भी एलिमेंट लेकर के तुम पेयर बनाओगे बेटे, दोनों को जोड़ोगे, 7 कभी नहीं आएगा, यू वोंट गेट 7। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तब हम कहेंगे क्या, देयरफॉर इफ ऐसा, इफ फॉर इतना, देन तब हम बोलेंगे देयरफॉर आर इज वॉइड रिलेशन,
void relation, आप उसे empty कह सकते हो, empty relation भी खाली है, ये बिल्कुल कंगाल है क्योंकि इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आया, यानी r इज इक्वल्स टू 5, एग्री। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग void relation कहेंगे, void relation। आइए इसी समय हम डिस्कस करना चाहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, वी वांट टू टॉक यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज है बेटे, जैसा कि आप देख रहे हो void और यूनिवर्सल दोनों एक दूसरे के जस्ट कॉन्ट्रा हैं, यानी जस्ट रिवर्स हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में सारे रिलेशन मौजूद होते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं ना, सारे सेट उसके सबसेट होते हैं। तो इस तरह यूनिवर्सल रिलेशन एक तरह से है ना, R मस्ट बी इक्वल्स टू A क्रॉस A। ऑफ कोर्स ये जो R5 है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। अब R जो है, जो रिलेशन के डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग यूनिवर्सल, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हर तरह के जो है रिलेशन पॉसिबल है, सॉरी उसमें जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर वैसे एलिमेंट्स आ जाते हो जो सारे के सारे A क्रॉस A में हैं, देन इट इज नोन एज यूनिवर्सल। आइए अगर एक सेट लेता हूं मैं एक 1,2 है ना, 1,2 में अगर हम एक वो लेते हैं तो R A क्रॉस A अगर आप देख लोगे है ना, A क्रॉस A में इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,1 1,2 2,1 2,2 सारे एलिमेंट आ गए इसके अंदर A क्रॉस A। अगर आप एक कोई रिलेशन ऐसे बनाते हो बेटे 1,1 है ना, 2,2 1,2 एंड 2,1, देन दिस वन इज, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने R1 मान लो है ना, R1। तो सिंस R1 इज इक्वल्स टू A क्रॉस A है ना, R1 इज इक्वल टू A क्रॉस A है। अगर कोई रिलेशन आप ऐसे स्टैब्लिश करते हो, सपोज अगर कोई रिलेशन ऐसे स्टैब्लिश करते हो तो आप इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, खत्म हो गया जी। सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस टॉपिक में, जो इन्स एंड आउट्स हैं, सारे हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इसके बियॉन्ड तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, आपको कॉन्सेप्ट नया नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इलस्ट्रेशंस नहीं आएंगे, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है बड़ा स्मूथली हम लोग अब अगली क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली हम सारे कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। आज ये कंटेंट मेरे समझ से मैंने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग दोबारा रिविजिट जरूर करना। रिविजिट करने का मतलब आप एक बार इस क्लास को दोबारा देखोगे अच्छी तरह से तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। 2 बार 3 बार देखने से सारी बातें निकल के आती हैं और भेजे में घुसेगा बेटा, एक बार तो अच्छे को नहीं समझना। अच्छा करना हो तो दोबारा जरूर देखिए, 2 बार 3 बार कमेंट डालो और लाइक करो इस वीडियो को, जब भी देखो तो हमें मोटिवेशन मिलती है। और क्या, कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम। जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होती, जब तक गवर्नमेंट से गाइडलाइन नहीं आते, हम लोग क्लास इसी तरह से जारी रखेंगे।